उस दिन परियों के कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। सभी परियों के माता पिता आए थे। कुछ परियां नृत्य, गाने और नाटक में शामिल होने के लिए श्रृंगार करके खड़ी थी और कुछ परियों की ड्यूटी हॉल में लगी हुई थी, जिससे किसी मेहमान को अपनी सीट ढूंढने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। मंगला परी, तुम सामने वाले गेट पर खड़ी रहो और बारी बारी से मेहमानों को अंदर भेजो, वरना एक साथ बहुत भीड़ हो जाएगी। मंगला परी लाल रंग की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए श्यामली परी ने उसे गेट पर ही खड़े रहने का काम दिया था। मंगला जानती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए, ठीक है श्यामली परी, तुम चिंता मत करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। 5 बज गए थे। अतिथि आने शुरू हो गए थे। कार्यक्रम के बाद हल्के फुल्के स्नैक्स और चाय का प्रबंध भी किया गया था। उसकी इंचार्ज रूमा परी थी। देखो भाइयों, कार्यक्रम खत्म होते ही सभी लोग चाय पीने के लिए आ जाएंगे। सारी तैयारी पूरी हो जाएंगी ना? जी, उसकी चिंता मत करिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। स्टेज पर अनाउंसमेंट हो चुकी थी। परियों ने सरस्वती वंदना के लिए अपना स्थान ले लिया था। मंत्र मुग्ध से सभी अतिथि उनकी वंदना सुनने में मशगूल थे। हॉल में सिर्फ वीणा की मधुर आवाज और परियों की कंठ लहर गूंज रही थी। उसके बाद परियों का माझी नृत्य हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अचानक एक भारी स्वर हॉल में गूंज उठा। आज एक साथ इतनी परियां, आज तो हमारा जीवन ही सफल हो गया। हॉल के बाहर जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दो। फटाफट दरवाजे बंद होने की आवाज आने लगी। सारी परियां परिस्थिति की नाजुकता जानकर थरथरा उठी। अचानक, कृपया सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। ये राक्षस सिर्फ 10 है और पूरा हॉल परियों से भरा हुआ है। कृपया सभी लोग अपनी अपनी जादुई छड़ियों का इस्तेमाल करें और इन राक्षसों को मार भगाएंगे। छोटे बच्चों को मैं संभाल लूंगी। मंगला परी के इतने कहते ही सभी परियां और परिजादों ने अपनी जादुई छड़ियां निकाल ली और हर दरवाजे पर कुछ लोग जाकर खड़े हो गए। इतनी देर में राक्षस ने मंगला परी को धक्का देकर पीछे हटा दिया और माइक हाथ में ले लिया। तुम लोग जाकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हमसे मुकाबला करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहो। हम 2-4 परियों को साथ ले जाने आए हैं। हम चले जाएंगे, तुम अपने कार्यक्रम का आनंद उठाओ। रूमा परी को जैसे ही हॉल की हालचाल के बारे में पता चला, उसने हॉल में घुसते ही अपनी छड़ी के जादू से सिर्फ राक्षसों के आंखों के आगे इतनी जोर से रोशनी फेंकी कि सब चिल्ला उठे। ये क्या हो रहा है? किसने किया ये सब? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इतनी देर में सभी परिजादों ने मिलकर एक एक राक्षस को उठा कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उन सबको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतनी जोर से बारिश हो जाए कि ये सभी राक्षस जमीन पर रेंगते हुए नजर आए। इतनी देर में जोर से बारिश शुरू हो गई और सिर्फ उसी जगह बारिश होने लगी जहां राक्षस थे। वाकई राक्षस पेट के बल चलने लगे। ये बारिश सिर्फ हमारे ऊपर ही बरस रही है। मैंने तुम्हें मना किया था कि सांप के बिल में हाथ मत डालो। तुम नहीं माने। परियां जादू जानती हैं। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। असली हंगामा तो अब होगा। तुमने ऐसी जगह उपद्रव मचाया है कि अब तुम्हारी जाति का समूल नाश करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। उस हॉल में सभी परियां बैठी थी। तुम भूल गए कि एकता में कितनी शक्ति है। इतना कहकर श्यामली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और राक्षस 10 फुट ऊपर उठते, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते। उनको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। हम तो है ही राक्षस, क्रूर निर्दयी, लेकिन तुम तो परी हो ना। तुम्हें इतनी क्रूरता शोभा नहीं देती। चुप रहो, बड़े आए ज्ञान बिगाड़ने वाले। हमारे इतने बड़े बड़े अतिथियों के सामने इतना कुछ करके अभी मुझे उपदेश देने चले हैं। सब अपना रास्ता नापो तुरंत। राक्षस जितनी बार गिरते थे उतनी बार उनकी हड्डी चरमरा जाती। उठा पटक के बीच में उन्हें समय ही नहीं मिल रहा था कि वो खुद कुछ करे। मैं चलती हूँ अभी, तो तुम्हारी पूरी प्रजाति का नाश करना है। रोक सको तो रोक लो। अरे तुम मौका दोगी तब तो रोक पाऊंगा। लगता है हमारा अंत आ गया है। श्यामली परी वहां से हॉल में आई तो कार्यक्रम खत्म होने वाला था।
सभी परियों की बहादुरी की प्रशंसा हो रही थी। हम सबको बहुत ही सावधान रहना होगा। जो राक्षस यहाँ आए थे वो तो कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे, पर इन राक्षसों की मनसा हमेशा हमारे अपहरण करके हमें अपने जादू से वंचित करना होता है। इसलिए हम सबको मिलकर एक एक करके उनकी गुफाओं में जाकर उन्हें शक्तिहीन करना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कार्यक्रम खत्म होने पर सभी लोग खाने पीने गए, पर सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। राक्षस अधमरे होकर घिसटते हुए उसी जगह पर आ रहे थे जहां खाना पीना हो रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? मैं इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। श्यामली परी ने जादू की छड़ी घुमाई। सारे राक्षस हवा में उड़ने लगे और चीखने लगे। नीचे खड़े सभी लोग तमाशा देख रहे थे। अचानक सारे राक्षस जोर जोर से चिल्लाए, हमें क्षमा कर दो, तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। आज के बाद तुम्हारे परिलोक में कभी कदम नहीं रखूंगा। पता नहीं क्यों तुम लोगों से संघर्ष करते हुए मुझ में भी राक्षसी गुण आ गए हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आ रहा है। तुम सबका मर जाना ही अच्छा है, ताकि दूसरे राक्षस इस बात से सबक ले सके। इतना कहकर उसने अपनी छड़ी घुमाई और धू धू करके सभी राक्षस जल उठे। परिया सकपकाई हुई सी खड़ी रह गई। तभी कॉलेज की प्रधानाचार्य बाहर आई, जलते हुए राक्षसों को अपनी छड़ी के जादू से बुझाती हुई। ये हरकत किसने की? ऐसी चीजों के लिए इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुम छात्राओं को अभी अनुभव ही कितना है। ये राक्षस कई बार हमारे बहुत काम आते हैं, जाने दो इनको। राक्षसों को जैसे ही मोहलत मिली वो उठकर भागे वहां से। प्रधानाचार्य ने श्यामला परी, मंगला परी और रूमा परी को अपना ऑफिस में आने का आदेश दिया और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। तीनों परियां डरी सहमी ऑफिस पहुंचती तो, आओ बहादुर परियों, आज तुमने बड़े ही साहस का कार्य किया है। उसकी शाबाशी मैं तुम्हें यहाँ दूंगी, सबके सामने। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा था कि कॉलेज का अनुशासन बना रहे। आने वाले अतिथियों को ये संदेश जाए कि परियां कॉलेज में पढ़ने आती है, ना कि हंगामा करने आती है। तीनों परियां एक दूसरे के मुंह देखने लगी। प्रधानाचार्य महोदय, अगर हम ऐसा कठोर कदम ना उठाते तो वो राक्षस कितने लोगों को उठा ले जाते। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसलिए अब मैं तुम्हारी शक्तियां और ज्यादा बढ़ा देती हूँ। तुम लोगों को उन राक्षसों से सुरक्षा चाहिए तो वो राक्षस तुम्हारे आसपास 5 किलोमीटर तक रहेंगे, तभी तुम्हें पता चल जाएगा और तुम लोग सही निर्णय ले पाओगी। हमें क्षमा करते महोदया, हमने आपको गलत समझा। आपने तो हमारी शक्ति बढ़ाकर हमें सुरक्षा प्रदान की है। अब तुम लोग जाओ, कॉलेज की व्यवस्था देखो और अपना विशेष ध्यान रखना। हाँ, राक्षस की गुफाओं के आसपास की चौकसी बढ़ा दो और सतर्क रहना। तीनों परियां बाहर आई तो बहुत खुश थी। मुझे तो डर लग रहा था कि प्रधानाचार्य महोदया कहीं कुछ दिनों के लिए हमारी शक्तियां न छीन ले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल से हम गुफाओं के चारों तरफ चौकसी बढ़ा देंगे। दूसरे दिन वे तीनों गुफाओं के ऊपर पहुंची तो उन्होंने देखा कि राक्षसों की भीड़ जमा है। सब अपने आप को अदृश्य कर लो, चलकर देखते हैं कि किस लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। परियां जब वहां पहुंची तो सारे राक्षस मिलकर पिछले दिन परिलोक में आने वाले राक्षसों को डांट फटकार रहे थे। चलो, हमारी समस्या खुद ही सुलझ गई। हमारे हंगामे का कुछ तो फायदा हुआ। बेलापुर गांव में चंदा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता भोला जंगल से लकड़ियां काटकर ले आते थे और माँ घर का काम करती थी। एक दिन जब चंदा की माँ नदी में नहाने गई तो वापस ही नहीं आई। नदी में डूब गई या कोई मगरमच्छ उठा ले गया, पता ही नहीं चला। चंदा और उसके पिता बहुत दुखी थे। चंदा से पिता का दुख देखा ना गया। एक दिन, बापू, तुम दूसरा विवाह कर लो, आखिर कुछ दिनों में मेरा भी विवाह हो जाएगा और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए सौतेली मां नहीं ला सकता। लेकिन चंदा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और भोला का दूसरा विवाह हो गया।
दूसरी पत्नी लक्ष्मी की पहले से ही एक माया नाम की बेटी थी। लक्ष्मी ने शुरू में तो चंदा के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आ गई। उसने चंदा से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया, खुद अपनी बेटी के साथ पलंग तोड़ती रहती, यहाँ तक कि उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। जब भोला काम पर से लौट कर आता, चंदा ने खा लिया। तुम्हारी बेटी बिना खाए सो सकती है क्या? तुमने कभी ऐसी आदत डाली है उसको? वो हमारी इकलौती बेटी थी ना, इसीलिए बहुत लाडली थी। उसकी माँ ने कभी उससे जोर से बात भी नहीं की थी। लक्ष्मी कुड़कुड़ाती हुई चली जाती, लेकिन चंदा जब आधी रात को सोकर उठती, उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे होते। एक दिन सबके सो जाने के बाद वो उठी और रसोई में जाकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी अलमारी में रखी घी का डिब्बा नीचे गिर गया और पूरी रसोई में घी फैल गया। लक्ष्मी माँ दौड़ती हुई आई और चिल्लाना शुरू कर दिया, हमेशा कुछ खाने को ढूंढती रहती है, हर वक्त इसे कुछ खाने को चाहिए, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। इतना कहकर उसने उसके बाल पकड़कर खींच लिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर लक्ष्मी को उस पर दया नहीं आई। उसने उसे धक्का देकर आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया और अंत में आधी रात को ही चंदा जंगल में चली गई। रोते रोते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बापू तो पहले नहीं मान रहे थे, मैंने ही जिद करके उनकी शादी करवाई। मुझे क्या पता था कि दूसरी माँ मेरी ही दुश्मन बन जाएगी। तभी उसने देखा कि पास में ही एक बूढ़ी औरत करहा रही थी। चंदा दौड़कर उसके पास गई। उसने देखा उसकी दाहिनी बाह में तीर लगा हुआ था। चंदा ने जल्दी से तीर निकाला और उसके घाव को साफ करके अपने दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर उसको बांध दिया। थोड़ी देर में ही वो औरत उठकर बैठ गई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो दरअसल जंगल की परी थी। वो हरे रंग के वस्त्रों से सुसज्जित एक परी के रूप में उसके सामने आ गई। मैं जंगल की परी वसुंधरा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। तुम बहुत दयालु हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चंदा ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ। नहीं, मुझे यही रहना है। यही रहकर अपने दुख भोगने हैं। और अगर दुख ना भोगना होता तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों जाती? अभी तुम घर जाओ। उसने जादुई छड़ी घुमाई और तुरंत ढेर सारा सोना उसके सामने आ गया। तुम सोना लेकर अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ सोने के लालच में तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगी, पर ये सोना तुम्हारे अलावा कोई भी छुएगा तो वो बहुत कष्टों से घिर जाएगा। चंदा खुशी खुशी अपने घर गई। सुबह हो गई। उसने घर जाकर दरवाजा खटखटाया और माँ देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। उसकी माँ लक्ष्मी ने देखा कि उसके पास इतना सारा सोना है तो उसके पास आ गई। तुम आधी रात को घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? जंगल में अगर कोई जानवर खा लेता तो मैं क्या करती? झूठ मूठ का प्यार दिखाते हुए उसने सारा सोना लेना चाहा। नहीं, इसको हाथ भी मत लगाओ, ये मेरा है। उसको हाथ लगाते ही तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब उसकी माँ लक्ष्मी ने उसको ढकेल कर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद एक दिन उसने अपनी बेटी माया को जंगल में भेज दिया। तुम भी जाकर जंगल से सोना लेकर आओ। माया रोते रोते जंगल में गई और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। जब उसने एक बूढ़ी औरत की करहा सुनी तो वो उसके पास गई और उनसे उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने देखा कि उस बुढ़िया के दाहिने बाह पर तीर लगा हुआ है, लेकिन वो वहाँ से मुंह घुमाकर वापस चली गई और आकर घर के नीचे बैठ गई। इतनी देर में एक जहरीला बिच्छू निकला और उसने माया के पैर में डंक मार दिया। माया वहाँ से रोती हुई उस बुढ़िया के पास आई, परंतु बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी। माया चिल्लाती हुई घर आई। माँ, माँ, मेरे पैरों में बिच्छू ने डंक मार दिया है। उसकी माँ ने जाकर देखा, फिर बहुत झाड़ फूंक करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। तब उसकी माँ की अकल ठिकाने आई। शायद मैं उस बिना माँ की बच्ची चंदा के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, इसलिए भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। वो भागती हुई चंदा को ढूंढने जंगल में जा पहुँची। चंदा अब हमेशा जंगल में जाती और जंगल की परी से बहुत सारी बातें करती। धीरे धीरे जंगल की परी से उसकी दोस्ती हो गई थी। चंदा,
ओ चंदा, कहाँ गए ये मेरे बेटे? चल देख तो, मेरी माया को बिच्छू ने डंक मार दिया है। वो ठीक ही नहीं हो रही है। तू एक बार चलकर देख ले मेरी लाडो, शायद तेरी दुआ से वो ठीक हो जाए। तू हमें माफ कर दे बेटी। लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। मैं चलती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। चंदा, तुम बहुत अच्छी हो। अपनी माँ की एक आवाज पर तुम उसकी सहायता करने के लिए भागी जा रही हो। तुम हमेशा खुश रहोगी। लो, ये जादुई बूटी अपने पास रखो। जब कोई तकलीफ में हो तो अपनी हथेली पर घिसकर उसे सुंघा देना, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बूटी सिर्फ तुम्हारे काम ही आएगी। दूसरे के हाथ गई तो उसे भारी नुकसान होगा। चंदा भागती हुई अपनी माँ के पास गई। बेटी चंदा, तुम्हारी बहन माया को जंगल में बिच्छू ने डंक मार दिया है। वो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही है। तू ही कुछ कर मेरी बच्ची, नहीं तो वो दर्द से मारी जाएगी। चलो माँ, जल्दी चलो। चंदा ने तड़पती हुई माया की तरफ देखा और अपनी हथेली में वो जादुई बूटी घिसकर माया को सुंघा दिया। अरे, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, चंदा तो जादू करनी है। लक्ष्मी ने उसे बूटी को हथेली पर घिसते हुए देख लिया था। जैसे ही चंदा बूटी रखकर कपड़े बदलने अपने कमरे में गई, उसकी माँ ने झट से बूटी उठा ली और अपनी संदूक में छुपा लिया। चंदा जब वापस आई तो बूटी ढूंढने लगी। माँ, तुमने वो परी की दी हुई बूटी कहीं देखी है क्या? मैंने तो नहीं देखी। चंदा कुछ नहीं बोली, पर वो जानती थी कि जादुई बूटी उसकी माँ ने ही छुपाई है। माँ, वो बूटी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उल्टी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। मुझे दे दो। पर लक्ष्मी ने साफ इनकार कर दिया। अचानक लक्ष्मी की नजर अपनी संदूक पर पड़ी तो वो चीख पड़ी। संदूक के ऊपर ढेर सारे काले बिच्छू घूम रहे थे। चंदा, तुम्हारी बूटी उसी संदूक में रखी है, पर किसी तरह इन बिच्छुओं को भगा मेरी बेटी। मुझे नहीं पता था कि ये बूटी इतनी खतरनाक है। माँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए ये बूटी खतरनाक हो सकती है। ये कोई आम बूटी नहीं है। जंगल की परी ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे ये दी थी। मुझे जंगल की परी से पहले प्रार्थना करने के लिए जंगल जाना होगा। चंदा जंगल की तरफ भागी। वसुंधरा परी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुरंत जंगल की परी हाजिर हो गई और उसने चंदा की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। जब चंदा लौटकर घर गई तो सारे बिच्छू गायब हो गए। चंदा, मुझे माफ कर दे बेटी। आज के बाद मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। माँ, मेरी माँ हो तुम मुझे माफी क्यों मांग रही हो? चंदा अब अपने परिवार में बहुत खुश थी। जंगल की परी ने उसकी सारी तकलीफ दूर कर दी थी।